वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब भारत का भूगोल। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 11 और ये है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो हमको पता है कि हमारे देश में मानसून से काफ़ी वर्षा होती है और मैक्सिमम जो हमारी कृषि है वह मानसून पर निर्भर है। लेकिन सिंचाई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया या फिर जो वर्षा से वंचित क्षेत्र है, वहाँ पे अगर सिंचाई परियोजनाएं नहीं होंगी तो फसल पर्याप्त रूप से हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे फसल से। तो वर्ष भर की जो जलवायु है हमारी, वर्ष भर अगर हमें फसल सिंचित क्षेत्र में बदलना है तो उसके लिए हमारे लिए सिंचाई काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या उल्लेख किया गया है। कृषि की नियमितता व उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सिंचाई कहलाता है। भारत की जलवायु वर्ष भर फसल उत्पादन के अनुकूल रहती है, लेकिन यहाँ सभी मौसमों में आर्द्रता की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए फसल उत्पादन हेतु आवश्यक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई क्या है, आवश्यक है। भारतीय कृषि मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अच्छी मानसूनी वर्षा बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है, जबकि खराब मानसून होने के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं या उनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो जाता है। सिंचाई का महत्व क्या, देखिए। सिंचाई का महत्व यह है कि भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनता के कारण सिंचाई आवश्यक हो जाता है। चूँकि कृषि भूमि का क्षेत्रीय विस्तार और अधिक संभव नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए और इस हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उसके साथ सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य है। तो कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मतलब जहाँ तक हमको बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, लेकिन अगर जल नहीं होगा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगी चीज़ें। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारण देखिए क्या क्या है। मानसून की अनिश्चितता, एक तो मानसून की अनिश्चितता है, कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम हो जाती है। फिर वर्षा की अनियमितता है, वर्षा का असमान वितरण है, मानसून अंतराल है, वर्षा ऋतु की सीमित अवधि है और वर्षा का मूसलाधार स्वरूप है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन देखते हैं तो नहर, कुएं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब आदि इत्यादि आते हैं। वर्तमान में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई भी की जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है, जहां 1951 में हम देखते हैं कि कुल सिंचित क्षेत्र अगर 226 लाख हेक्टेयर था तो 15-16 में ये बढ़ करके 96,622 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। तो भारत की सिंचाई परियोजनाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये देखते हैं मोटा मोटा। लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और वृहद सिंचाई परियोजनाएं, ये 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। तो लघु में क्या होता है, लघु सिंचाई परियोजनाओं में 2000 हेक्टेयर से कम, इसका यही है कि 2K से कम होना चाहिए। लघु 2000 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र यहाँ पे सिंचित होता है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप, तालाब, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, ये सब शामिल किए गए हैं। तो लगभग 62%, यानी कि मैक्सिमम देखिए कि 62% आपूर्ति हम किससे कर रहे हैं, लघु सिंचाई परियोजनाओं से कर रहे हैं। देश की सिंचित क्षेत्र के संवर्धन की दिशा में लघु सिंचाई के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये क्या हो गया, लघु सिंचाई परियोजना 2K से कम। अब देखते हैं 2 से 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर, 2K से 10K हेक्टेयर तक की जो होते हैं उसमें छोटी नहरों का प्रयोग किया जाता है। छोटी नहरों की भूमिका होती है। तो 2K से 10K और वृहद में देखते हैं कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, 10,000 हेक्टेयर से जब ज़्यादा की बात होगी, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की बात होगी तो हमें वृहद सिंचाई परियोजना इसके लिए बड़े बांध बना करके नहरें निकाली जाती है और बड़ी और मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो बड़ी और मध्यम को मिलाकर के 38% होती है और बाकी हमने 62% देखा था लघु से ही हो जाती है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। तो 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई थी और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसको 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना। हर खेत को पानी, है ना, हर भूमि को जल। और इस योजना का जो लक्ष्य था वो सिंचाई में निवेश की प्रक्रिया में एकरूपता लाते हुए इसकी दक्षता को प्रभावी बनाना है। इसके देखिए 4 घटक हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इसी को कहते हैं ईच ड्रॉप मोर क्रॉप। जल संभर यानी वाटरशेड का विकास, और इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। मध्यम सिंचाई पर कृषि सिंचाई योजना का तो 3 प्रकार का हो गया। लघु 2,000 हेक्टेयर से कम, मध्यम 2 से 10,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तो वृहद सिंचाई परियोजना। अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होता है मल्टीपर्पज़, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति हो, एक ही उद्देश्य ना रहे।
और भी उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो इसमें विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जैसे कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन, वन्य जीव एवं मृदा संरक्षण आदि। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। तो शुरुआत की आप मूवी भी देखेंगे स्वतंत्रता के बाद के जितने भी बने थे, उसमें बहुत ज़्यादा ये नहर, बांध और ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। तो वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, फिर भी इनसे होने वाले व्यापक लाभ को देखते हुए इसे अनदेखा नहीं कहा जा सकता। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखते हैं। देखिए पहला, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये दामोदर घाटी परियोजना। देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? ये प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। किसके आधार पे? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कब प्रारंभ की गई थी? 1948 में। इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस परियोजना में देखिए तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाए गए हैं, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हम देख रहे हैं हो गया 1948 में, और छोटा नागपुर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली में जाकर के मिल जाती है। तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत पहाड़ी, ये पहाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। और बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो दामोदर नदी बेसिन देखते हैं डायग्राम में, ये है वेस्ट बंगाल है ये, और ये है झारखंड। छोटा नागपुर का पठार यहीं पे है, और ये है हमारी दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी, ये है दामोदर नदी। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाकर के वेस्ट बंगाल में कहाँ मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए तिलैया ये छोटी सी पहाड़ी है, कोनार छोटी सी पहाड़ी है, पंचेत भी पहाड़ी है। ठीक है, तो तिलैया, कोनार, मैथान और पंचेत। मैथान यहाँ पे है। तो ये चारों जो हैं ये सब पहाड़ी हैं यहाँ पे, और यहीं पे क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। और यहाँ पे बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में क्या किया गया? ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी है। 1948 जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद सबसे पहला काम हमने यही किया। आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था इसको। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर में एक बड़ा अवरोधक निर्मित किया गया है। तिलैया बांध जो है दामोदर की सहायक बराकर नदी पर, तथा मैथान बांध जो है वो बराकर व दामोदर के संगम में हजारीबाग में बनाया गया है। देखते हैं भाखड़ा नगर परियोजना। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर निर्मित यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे बड़ी पूछेगा तो भाखड़ा नागल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें बांध के पीछे गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये झील है, गोविंद सागर झील, और ये सतलज नदी पर निर्मित सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, दोनों एग्जाम में आते हैं। इसमें स्टेट देखेंगे कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और दिल्ली है। ये सब स्टेट इससे संबंधित है। ये मतलब स्टेट जो है लाभान्वित होते हैं। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में बताया गया है। रिहंद बांध परियोजना, जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसमें कृत्रिम झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। हीराकुंड देखते हैं, उड़ीसा के संबलपुर में है महानदी, और ये सबसे लंबा बांध है भारत का। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे पॉइंट कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका हीराकुंड है, जिसकी लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है, और अगर कुल लंबाई देखेंगे तो 25.8 किलोमीटर है। मुख्य संरचना की लंबाई 4.8 लगभग 5 किलोमीटर याद रख सकते हैं। गंडक परियोजना देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिससे कि नेपाल को भी कुछ लाभ प्राप्त होता है। कोसी परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़, क्योंकि बिहार को क्या कहा जाता है? उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। तो हनुमान नगर बैराज को नेपाल से एक नहर निकाला गया है, और यहाँ पे शक्तिगिरी दामोदर घाटी परियोजना के साथ मिला करके एक नेटवर्क बनाने की तैयारी है। तो कोसी नदी बहुत ही ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करती है, और ये उत्तर बिहार का शोक भी है। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना देखते हैं। ये रावी और व्यास नदियों के जल को सतलज में लाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सतलज नदी में ये रावी और व्यास की नदियों के जल को लाती है, और व्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया है। पोंग, व्यास नदी पर क्या है? पोंग। इस बांध से इंदिरा नहर निकाली गई, विश्व की सबसे लंबी नहर है, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान को गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर की सिंचाई यहाँ से की जाती है। तो यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी कमान क्षेत्र यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। चंबल देखिए, यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल है, और चंबल के जल का प्रयोग करने के लिए एमपी और राजस्थान में यह संयुक्त रूप से चलाई जा रही है चंबल परियोजना। तो यहाँ पे याद रखना है कि एमपी में जब बांध का नाम आता है तो गांधी सागर बांध है, और जब ये राजस्थान में हो जाता है तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज।
तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, एमपी गांधी जी से रिलेटेड है तो एमपी में गांधी सागर, और बाकी जितने हैं वो राजस्थान में आएंगे। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कुट्टा बैराज। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है और नागार्जुन के नाम पर इस परियोजना का नागार्जुन सागर नाम रखा गया है। तुंगभद्रा देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी पर बनाई गई है, और यह जो है वो नदी तुंगभद्रा पर मल्लपुरम के निकट विकसित की गई है। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है, और दक्षिण भारत के देखेंगे तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तुंगभद्रा ही है। सिंचाई के लिए है, ये मेनली देखा जाए तो नहरें इससे निकाली गई है, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना है। मयूराक्षी, मयूराक्षी छोटा नागपुर का पठार, एक छोटी सी नदी है मयूराक्षी झारखंड में। शरावती कर्नाटक में जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनाई गई है। गोवा और तमिलनाडु राज्यों को ये विद्युत आपूर्ति भी करती है। चुटक, चुटक पनबिजली परियोजना, जब जम्मू कश्मीर पे धारा 370 नहीं हटा था तो इनिशियल स्टेज में चुटकी ली जाती थी काफ़ी, है ना, तो जम्मू कश्मीर को चुटकी से जोड़िए, तो चुटक पनबिजली परियोजना यहाँ से रिलेटेड है। और सुरू में चुटकी ली जाती थी, अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब धारा 370 हटा दिया गया है। तो सुरू नदी के दाएं किनारे पर है भूमिगर्भ विद्युत गृह, अंडरग्राउंड पावर हाउस है यहाँ पे, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक ये है चुटक पनबिजली परियोजना। उरी देखिए, उरी मूवी भी आया था, बारामूला सेक्टर में, बारामूला जिले में स्थित है, और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम 240 मेगावाट क्षमता वाली उरी 2 पावर स्टेशन उझे तुझे तो झेलम नदी पर है ना, उझे याद रखेंगे। नाथपा झाकरी परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है, सतलज नदी पर स्थित है, और एशिया का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है नाथपा झाकरी। 1500 मेगावाट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उकाई परियोजना गुजरात सरकार की प्रमुख परियोजना है। उकाई सूरत को उकाई से याद रखेंगे, उकाई, सूरत और उकाई, उसका सूरत, उसकी सूरत, उकाई, ठीक है। तो इससे निकाली हुई नहरों से भूमि सिंचाई होती है। दांतीवाड़ा देखिए, बनास नदी पे है, बनास का जल का समुचित प्रयोग करने के लिए गुजरात के बनासकांठा जिले में दांतीवाड़ा में बनाया गया है। विद्युत निर्माण गृह है, 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में इस परियोजना से बिजली प्राप्त होती है। बगलीहार चिनाब नदी पे, अब इसमें हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि बचे मतलब कि बगलीहार चिनाब पे है, ठीक है। बचे, तुझे, तुलबुल परियोजना झेलम पे है, और दुलहस्ती भी चिनाब पे, तो दुचे, बचे, तुझे ऐसे करके याद करेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, उसमें ये विवाद चल रहा था, मध्यस्थता हुआ विश्व बैंक का, लेकिन उसके बाद भी इसमें विवाद रहा ही। तो दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब पे है, याद रखना है। दुचे और बचे यहाँ पे है चिनाब में। किशन गंगा जो है झेलम में है, झेलम नदी 330 मेगावाट क्षमता का ये विद्युत परियोजना है। यहाँ फोटो में देख लीजिए, फोटो में मैप में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। जो भी हम परियोजना यहाँ पढ़ेंगे उसको एक जब रिवाइज करेंगे तो ये मैप से हो जाएगा। तो देखिए, उरी है ना, उरी परियोजना, ये चुटक परियोजना भी हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर वाला। तुझे तुलबुल परियोजना, दुचे यानी चिनाब पे है, तुलबुल यानी झेलम पे है, और बगलीहार मतलब बचे मतलब कि चिनाब पे ही है। तो इधर हम लोग को ये झे चे रा व्यास, ठीक है, ये नदियों पे कौन कौन से हैं ये याद रख लेना है। रेणुका देखिए, इधर भाखड़ा नागल परियोजना है। इधर टिहरी बांध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जब ये करंट में था, विवाद इसमें चल रहा था, क्योंकि इसमें ये भूकंप प्रोन क्षेत्र है, और कभी भूकंप आने से यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो भागीरथी देखिए नदी है, अलकनंदा दोनों का संगम देवप्रयाग में, इसके बाद ये बन जाती है गंगा, ये गंगा। तिलैया परियोजना, कोसी परियोजना, मयूराक्षी, फरक्का डैम, दामोदर घाटी परियोजना 1948 सबसे पहला यही था। इधर लोकटक है, इधर तिपाई मुख परियोजना है, इधर देखिए स्वर्ण रेखा है, बांध पंचेड़ बांध वाला हमने देखा अभी, और चंबल घाटी परियोजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी सागर देख सकते हैं, लूनी नदी, साबरमती, माही परियोजना, गांधी सागर, राणा सागर अभी हम लोगों ने देखा, माता टीला बांध, तवा परियोजना, उकाई सूरत में भी देखे थे हम लोग, उसकी सूरत उकाई। कोयना परियोजना कृष्णा की जो सहायक नदी है। हीराकुंड जो है संबलपुर में महानदी पर। तो इस तरीके से जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ डायग्राम से ही हम रिवाइज कर सकते हैं। दक्षिण भारत में देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा याद है आप लोगों को, चर्चा किया गया था। गोदावरी, मोचमपाद, गोदावरी, फिर नागार्जुन सागर देखते हैं। तुंगभद्रा यहाँ की सबसे बड़ी, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो है तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। फिर देखिए मालप्रभा परियोजना है,
कृष्णा राजा सागर बांध है, मेट्टूर बांध है, वैगई नदी है, पेरियार परियोजना, इडुक्की परियोजना, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, शरावती परियोजना, शिव समुद्रम, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे देखते हैं, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु केरल की संयुक्त परियोजना है। इलायची कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 6 नदियों और 2 नदियों की सुरंगों के माध्यम से जोड़कर अनेक जलाशय बनाए गए हैं। पोचमपाद गोदावरी पे है, गोदावरी पोचमपाद। पोलावरम, देखिए पोलावरम, पोचमपाद, ये सब गोला पोला याद रखिए, गोला 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 में क्या है, पोला पोला। तो पोलावरम हो गया, पोचमपाद हो गया, सब गोदावरी नदी से रिलेटेड है। और इंदिरा सागर बांध परियोजना भी यहीं से संबंधित है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ये संभावित था बनने का, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, ताकि यहाँ पे डैम का निर्माण किया जाए, डाइवर्जन किया जाए और बॉर्डर पे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जा सके। रेणुका बांध जो है हिमाचल प्रदेश की गिरी नदी में बनाई गई यमुना नदी की सहायक नदी है और राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित किया गया है। तो रेणुका और किशाऊ परियोजना सब अगल बगल में है। टोंस नदी पर बनने वाले 660 मेगावाट की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना है, किशाऊ टोंस। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसमें 2 स्टेट सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक देखिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और इधर जो है ये एमपी का हिस्सा है, ये एमपी का हिस्सा है, छतरपुर, झांसी, ललितपुर, सागर। अब इधर जो है ये वाला हिस्सा देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा एरिया प्रभावित हो रहा है, ये वाला एरिया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था और लिंक नहर बनाया गया था, दोनों को जोड़ा गया था केन और बेतवा के बीच में। तो दोनों राज्यों में जो भी पानी की कमी है ना, उस क्षेत्र में वैसे भी देखिए बुंदेलखंड वाला हिस्सा है और चंबल वाला क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे जो फसल है सिर्फ मानसून पर निर्भर होती है। तो इसके कारण केन बेतवा लिंक से अगर जोड़ा जाएगा तो नहरों के माध्यम से वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। तो इस दौरान यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% गहन आवास क्षेत्र डूब जाने की संभावना थी बांध निर्माण से, और गिद्धों के प्रजनन स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये 2 चीज़ें पर्यावरणीय अनुमति के लिए गई थी। सरदार सरोवर परियोजना, इसमें यही आता है कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो देखिए नर्मदा नदी पर है, तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो किसकी संयुक्त परियोजना है, और 135 इसमें मध्यम है, 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। और पूर्ण होने के पश्चात यह परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करेगी। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में निर्मित सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कुल अपवास क्षेत्र का देखिए 86% मध्य प्रदेश, 12% महाराष्ट्र और 2% गुजरात में है। ये भी याद रखना जरूरी है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इस सरदार सरोवर का कितना हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है। टिहरी भागीरथी भिलांगना के संगम पे हम लोग देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है और इसमें 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन, लेकिन ये वही था भूकंप क्षेत्र होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी जल बंटवारा, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना, यही इसमें महत्वपूर्ण है। और गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के ऐतिहासिक इसमें समझौता हुआ था। तो गोदावरी कृष्ण लिंक और पोलावरम विजयवाड़ा लिंक भी इसको कहा जाता है। यह नदी परियोजना क्या है, मील का पत्थर है। गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा गया। आंध्र प्रदेश की जो 2 प्रमुख नदियां हैं गोदावरी एवं कृष्णा को परस्पर जोड़ने का कार्य राज्य सरकार के प्रयास से 2015 में हुआ था। और पट्ट सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से गोदावरी के 600 क्यूसेक जल को पोलावरम द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी पर पहुंचाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है। देखिए फोटो में कि यहाँ पे एक नदी है गोदावरी, यहाँ पे एक नदी है कृष्णा, दोनों के बीच में क्या बना दिया गया, लिंक नहर, और लिंक नहर के माध्यम से इस पानी को इस पानी से जोड़ दिया गया। तो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। देवसारी बांध परियोजना उत्तराखंड के पिंडर में गढ़वाल के चमोली जिले में पिंडर नदी पर 6 बिजली परियोजना प्रस्तावित है, उसमें ये देवसारी है आपका। मुल्ला परिवार बांध विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न में आ चुका है। केरल के इडुक्की जिले के पेरियार नदी में ये बना है। कहाँ, किस नदी से संबंधित है, तो पेरियार, केरल के इडुक्की जिले। इस जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किया जाता है। केरल और तमिलनाडु के बीच में मतभेद है ये इसमें। फरक्का बैराज गंगा नदी पश्चिम बंगाल गंगा नदी में फरक्का बैराज का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 1961 से 1975 के बीच में किया गया था। इसमें 123 गेट हैं और गंगा पर बैराज बनाकर इसके जल को भागीरथी की ओर प्रवाहित करने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कार्टर ने 1853 में दिया था। तो कहाँ बना है ये, गंगा नदी पर बना है फरक्का डैम। कहाँ, किस स्टेट में आएगा, तो वेस्ट बंगाल में आएगा। ये फोटो में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फरक्का डैम है, यहाँ से आ रही है हमारी गंगा नदी और यहाँ पे बनाया गया है डैम, फरक्का डैम। इसकी सहायक नदी बताया है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है
और फिर आगे चल करके देखिए हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है। गंगा की धारा 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर बने बैराज को फरक्का नाम दिया गया है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी जलापूर्ति होती है। 60 नहरों के द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति होती है और इस बांध का निर्माण हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह की गाद को मुक्त करने के लिए किया गया था। 1950-60 के दशक में बड़ी समस्या थी। बाढ़ सागर बांध विवाद क्या है? बाढ़ सागर जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहडोल में जिले में सोन नदी पर निर्मित है और एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से 1978 में बाढ़ सागर बांध का किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के द्वारा ये 2:1:1 के अनुपात में इसको वहन करना था। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना देखिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता वर्ष 2012 में लागू किया गया, जिसका 6 सहभागी राज्यों केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड से चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है। बांध पुनर्वास योजना आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बांध पुनर्वास और सुधार योजना के फेज 2 को मंजूरी प्रदान की है। बांध सुरक्षा अधिनियम देखिए सभी बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन भाई अगर बनाते हैं तो सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 अधिनियमित किया गया था, जिसमें कि सभी बांधों को निगरानी, निरीक्षण, परिचालन, रख रखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा और अगर विफल हो जाता है तो आपदा को रोका जा सके। तो इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या होता है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था और कमांड क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। तो बांध तो है लेकिन उससे नहर निकाल करके हम गाँव में या आसपास के क्षेत्र में क्या करें, सिंचाई कर रहे हैं। तो नहरी सिंचाई के साथ साथ सिंचाई के अन्य साधनों को भी प्रोत्साहन देने के लिए और सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल, वर्षा जल के भी बेहतर उपयोग पर बल देना है इसका उद्देश्य। और ड्रिप सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देना, उबड़ खाबड़ भूमि को समतलीकरण करना, पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना। कमांड क्षेत्र कृषि के बेहतर विकास हेतु संरचनात्मक और संस्था का सुधार करना, कृषि की बेहतर पद्धतियों जैसे कि मिश्रित कृषि, फसल चक्रण, कृषि जलवायु प्रदेशों के अनुरूप फसल के चयन को बढ़ावा देता है। वर्ष 2015-16 में यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, नाबार्ड से इसमें दीर्घकालिक सिंचाई ऋण के माध्यम से किए जाते हैं। कावेरी जल बंटवारा विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। कावेरी कमान क्षेत्र में देखिए तमिलनाडु के कृषि उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। शीत ऋतु में क्या होता है कि तमिलनाडु में सांबा किस्म की जो चावल होती है उसकी खेती होती थी, परंतु गर्मियों में नहीं हो पाती थी। तो कावेरी कमान क्षेत्र विकास के बाद क्या हुआ, तमिलनाडु में जाड़े में सांबा चावल की खेती 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और गर्मियों में कुरुवई किस्म के चावल की खेती 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है तमिलनाडु में। मतलब दोनों, शीत ऋतु में भी और आपके अन्य जो ऋतु है गर्मी में भी, उसमें भी जो है उत्पादन हो जा रहा है चावल का। तो कावेरी नदी जल विवाद के बारे में देखा जाए, कावेरी बांध से अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो कुरुवई का क्षेत्र मात्र 75,000 हेक्टेयर तक सीमित रह जाएगा। अभी कितना था, 4.5 लाख हेक्टेयर में वहाँ पे सिंचाई हो रही थी इससे, कावेरी से। अब इसको फोटो में देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में, कावेरी नदी जल विवाद। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 4 राज्य इससे संबंधित हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर कावेरी नदी का बांध नहीं छोड़ा जाएगा तो गर्मियों में जो तमिलनाडु में खेती हो रही है, ठीक है, खेती हो रही है, वो प्रभावित हो जाएगी। केवल 75,000 हेक्टेयर तक ही ये सीमित रह जाएगा, जो कि 4.5 लाख हेक्टेयर होता। 1972 में क्या हुआ, सिंचाई निगरानी समिति के अनुसार कर्नाटक की 28 सिंचाई परियोजनाएं विकसित की जा सकती है। कहाँ, कर्नाटक में। अब यहाँ देखिए ऊपर में दिया है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ऊपर से आ रही है नदी, तो यहाँ देखिए हेरगी, काम्बिनी, सुवर्णवती ऐसे करके ये यहाँ पे आ रहा है। फिर सलेम है, मेट्टूर बांध है, यहाँ पे मेट्टूर बांध है और फिर ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आता है। तो इसमें विवाद का कारण यही था कि पानी को रोकना। तो अगर ऊपर से पानी को रिलीज़ नहीं करेंगे तो नीचे जो आपका ग्रीष्म ऋतु में होने वाली फसल है वो बाधित हो जा रही थी। तो यहाँ पे 28 परियोजनाएं कहाँ, कर्नाटक में विकसित की जा सकती हैं, परंतु इसके लिए कावेरी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक होगा। वर्तमान में दोनों राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय किया था कि किसी भी नदी कोई राज्य के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। कावेरी के जल में कर्नाटक के हिस्से को बढ़ाने और तमिलनाडु के अंश को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है। ठीक है, किस किस मात्रा में देख लीजिए, टीएमसी 14.75 टीएमसी बढ़ाया गया कर्नाटक में और तमिलनाडु में 404.25 टीएमसी तक सीमित कर दिया गया है। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, नदी बेसिन जो विकास कार्यक्रम है संपूर्ण नदी अपवाह क्षेत्र
के विकास के लिए एक समग्र योजना होती है। उदाहरण के लिए यदि कावेरी नदी बेसिन की योजना बनाई जाए तो केरल और कर्नाटक के पर्वतीय भागों में जल विद्युत, कर्नाटक के पठारी भागों में पशुपालन और तमिलनाडु पुडुचेरी के मैदानी भागों में कृषि का विकास किया जा रहा है। मतलब तीनों चीज़, कृषि भी, पशुपालन भी, जल विद्युत और ये सब सभी मिलाकर के नदी बेसिन कार्यक्रम लाभान्वित होते हैं। कमान क्षेत्र के साथ साथ नदी बेसिन विकास की अवधारणा पर अधिक बल दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाएं को सफल बनाने के लिए नदी बेसिन के जल संसाधनों का सर्वेक्षण आवश्यक होता है। परंतु समस्या यह है कि विभिन्न नदियां क्या होती हैं, एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है और राज्य सूची का विषय होने के कारण जल संसाधन के बंटवारे और उसके प्रयोग करने के तरीके के बारे में संबंधित राज्यों में विवाद हो सकता है। अतः नदी बेसिन विकास परियोजना के लागू करने के लिए, इसकी प्रभाविता को बढ़ाने के लिए नदी जल को राष्ट्रीय सूची का विषय बनाने की ओर पहल आवश्यक है। जल संभरण कार्यक्रम क्या होते हैं? यदि नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है तो इसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो जल संभरण कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं, 8th पंचवर्षीय योजना में, कि व्यवस्थित ढंग से इसका शुरुआत किया गया। इस कार्यक्रम में भूमि, जल, वन के समन्वित प्रबंधन की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। ग्रामीण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से नदी बेसिनों को विभिन्न जल संभरण वाटरशेड क्षेत्र में बांटने के अनुरूप नियोजन करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें अंतर प्रादेशिक, अंतरा प्रादेशिक, सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करना, ग्रामीण रोजगार सृजन, गरीबी निवारण आदि में सफल माना गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हनुमंतराव समिति, मोहन धारिया समिति की अनुशंसा को आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 2002 में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सफलता के लिए इसे पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जो कि जल संभरण प्रबंधन से ही संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश में नीरू और राजस्थान में देखा जाए तो पानी संसद आदि कार्यक्रम भी पर्याप्त सफल रहे हैं। तो जल संभरण अगर हम करते हैं तो उसमें हमको लाभ क्या क्या होगा? क्योंकि जल का संरक्षण होगा, फिर वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वानिकी, मत्स्यन, लघु सिंचाई, लघु पेयजल आपूर्ति इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और क्षेत्र के लिए हमको सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है, तो सुदूर संवेदन तकनीक की भी सहायता ली जा सकती है ताकि हम देख सकें कि उच्चावच कैसा है, मृदा कैसी है, जल संसाधन वो उपयोग की बेहतर सूचनाएं हमको इससे मिल सकती है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए वर्षा का हर जल जो क्या है महत्वपूर्ण है। वर्षा की हर बूंद महत्वपूर्ण है, उसको हम संरक्षित करने के लिए कृत्रिम गड्ढों, कुओं, तालाब और मकान की छतों पर या फिर जो शासकीय जो भी बिल्डिंग होती है उनके छतों पर वर्षा का जो जमाव होता है उसके भंडारण का प्रयास करते हैं। वर्षा जल के संग्रहण की इस विधि को भूमिगत जल के भंडार में वृद्धि होती है। तो कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल तकनीक है और पंचायती राज में देखा जाए तो इसकी भूमिका निर्धारित की गई है। कैच द रेन अभियान क्या है? कैच द रेन विश्व जल दिवस जब मनाया गया था 22 मार्च 2021 में, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया था। कैच द रेन, तो इसमें देखते हैं हम कि ग्राम सभाओं की ओर से जल शपथ कार्यक्रम, रेन सेंटर स्थापित करना, जल संग्रहण प्रणाली को बढ़ावा देना, ये सब शहरी भवन जितने होते हैं ना, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, पंचायत भवन हैं, तो सभी के माध्यम से रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। नीलांचल राष्ट्रीय जल संपर्क प्रबंधन परियोजना 7 अक्टूबर 2015 को वर्ल्ड बैंक की सहायता से चालू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के जल संपर्क घटक नीलांचल परियोजना पूर्ववर्ती एकीकृत जल संपर्क प्रबंधन कार्यक्रम के स्थान पर इसको लाया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ 9 राज्य, जहाँ की आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना में भी क्रियान्वित की जाएगी। केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 50% होगा, जबकि शेष राशि विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक दे रहा है और आपका सेंटर दे रहा है 50-50%। तो इससे क्या होगा? जल संभरण वर्षा सिंचित जो कृषि क्षेत्र है के प्रबंधन के तौर तरीकों में संस्थागत बदलाव आएंगे और इससे ऐसी विशेष प्रणालियां सृजित की जा सकेंगी जो जल संभरण कार्यक्रमों तथा सिंचाई प्रबंधन के तौर तरीकों को और बेहतर, केंद्रित एवं समन्वित कर मापन योग्य परिणाम उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नाम दिया गया है लिस्ट में। जितना हम लोग अभी उधर पढ़ रहे थे मैप में, उसी को डिटेल में यहाँ पे लिस्ट में बनाया, तो पॉज करके देख सकते हैं या फिर अपनी किताब से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पूरे स्टेट का नाम दिया है और स्टेट नाम के बाद आपको उस नदी परियोजना के बारे में दिया है। राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या होता है? राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या है? तो इसकी संकल्पना हम देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी ने लाया था। गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसमें यह है कि 17 हिमालयी नदी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना थी, परंतु ढाल प्रवणता पर अत्यधिक व्यय को इस विकास में बाधा माना गया। नदियों को जोड़ना है किसको? हिमालयी नदी हो या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ हो।
लेकिन उसमें हम देखें कि बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था। 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो हमारे थे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इस बात पर बल देते हैं कि बाढ़ और सूखे से मुक्त करने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को परस्पर जोड़ा जाना आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर बढ़ते विवादों के परिप्रेक्ष्य में सरकारों को निर्देशित किया कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा 10 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने इस दिशा में उत्तर के नदी बेसिन को दक्षिण के जो नदी बेसिन है उससे जोड़ने के लिए, मतलब उत्तर का जो है, मान लीजिए हमारा देश है तो उत्तर का नदी बेसिन किससे जोड़ना है, दक्षिण से, और पूर्व का किससे जोड़ना है, पश्चिम से। तो दक्षिण की नदी बेसिनों को जोड़ने और पूर्व की नदी बेसिनों को पश्चिम की नदी बेसिनों से जोड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीति बनाने का प्रयास किया और राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण किया। तो 14 हिमालयी नदियां और 16 प्रायद्वीपीय नदियां, कुल 30 नदियों की पहचान की गई, टोटल 30 नदियों की पहचान की गई जो एक से अधिक राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है और इन नदियों को लिंक नहरों के माध्यम से जोड़ा जाता है जिससे कि राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा हम एक एक लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या होता है, रेन हार्वेस्टिंग क्या है, क्यों हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वर्षा जल संचय का प्रयास कर रहे हैं, जल संभरण का प्रयास कर रहे हैं, कैच द रेन। इससे क्या होता है ना कि एक हमारी सोच भी डेवलप होती है। जैसे हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, देश क्या सोच रहा है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं, भाई सिंचाई के लिए हम और क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, अगर करेंगे तो किस किस प्रकार की समस्या आएगी, विवाद कहाँ पे होगा, विवाद को कैसे समेटा जा सकता है। तो ये पढ़ने से क्या होता है ना कि हमारा जो है दिमाग उस क्षेत्र में सोचना शुरू करता है। और जैसा हम भाषा पढ़ेंगे, जैसे ही हम लेखन शैली हमारी कैसी होगी, हमारे बोलने पढ़ने पे ही निर्भर करता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना शॉर्टकट में भागना है, ये इससे अच्छा शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं, जल ग्रेड क्या होता है एक लाइन में पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट रीडिंग मानी जा सकती है इसको, जब हम रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम हमको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका महत्व आपको, जैसे आप इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या मेंस में अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा आयाम पता है, आगे पीछे आप, मतलब कि किसी भी क्षेत्र में कोई पूछ ले कि नदी जोड़ो परियोजना के बारे में आपका व्यू बताइए, आपके क्या विचार हैं, ठीक है। तो उसमें सकारात्मक भी नकारात्मक भी, भविष्य में क्या हो सकता है, कौन कौन से विवाद के वो उत्पन्न हो सकते हैं, खर्च की क्या स्थिति है और उसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। तो ये पूरा जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर सोचने की विवेक क्षमता हमारी और ज़्यादा एनहेंस होती है। तो इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। फिर भले ही हम एग्ज़ाम जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करें तो सिर्फ क्वेश्चन करके निकल जाएं, लेकिन एक बार तो ज़रूरी है पढ़ना। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम निर्माणाधीन परियोजना में सतलज व्यास लिंक, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक, देखिए जो हम लोग पढ़े ना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जुड़ता है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जुड़ता है। तो हमने देखा कि हिमालय में एक जो 14 हिमालयी नदियां हैं और 16 क्या हैं प्रायद्वीपीय नदियां, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगी, 30। इसके अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजना में देखिए सतलुज व्यास लिंक, हमने ऊपर नदी देखा था सतलुज नदी, झे चे रा व्यास स रा व्यास, तो व्यास के बाद क्या आ रहा था, सतलुज। तो सतलुज व्यास लिंक है, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक है, घाघरा यमुना लिंक है, गंगा सुवर्ण रेखा लिंक है, यमुना राजस्थान लिंक आदि शामिल है। लघु स्तर पर कुछ छोटी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जैसे कि पेरियार डाइवर्जन, पराम्बीकुलम अलियार लिंक, कुरनूल कडप्पा। देखिए छोटा छोटा ज़्यादा एरिया जिसमें हम लोग को वो नहीं करना पड़ रहा होगा, वहाँ हम जल्दी कंप्लीट कर लिए, जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस लिंक परियोजना से बेहतर जलापूर्ति संभव होगी, बाढ़ और सूखे की समस्या से हम निजात पा सकते हैं, खाद्यान्न और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जल विद्युत का उत्पादन होगा, देश के आर्थिक विकास में गति आएगी, इसके साथ ही सस्ते और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन का विकास होगा। अब कोई बोलता है भाई जल ग्रिड, मान लो तुमने नदी को जोड़ दिया, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ दिया, तो लाभ क्या होगा। तो लाभ पहला तो सिंचाई वाला ही है कि पानी की कमी है उसको दूर कर सकते हैं, बाढ़ और सूखे की समस्या, जहाँ बाढ़ आ रहा है वहाँ एक्स्ट्रा पानी ले लो और जहाँ सूखा जा रहा है वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी जो होगा प्रोवाइड कर देंगे। और खाद्यान्न कृषि में तो हो गई, उत्पादन इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। जल परिवहन, भाई हमको कहीं से कहीं जाना है और बीच में नहर है तो हम जल परिवहन का यूज़ कर सकते हैं। तो जल ग्रिड का निर्माण भू राजनीतिक उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है और जल संसाधनों का सटीक सर्वेक्षण न होने पर नए जल विवादों के उभरने की आशंका भी है। तो बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि विस्थापन होता है, पर्यावरणीय मुद्दे भी इसके निर्माण में बाधा भी बता देना है, बाधा क्या होगा, लोग सहमत नहीं होंगे, हर चीज़ में तो पुनर्वास करना है, लोगों का पुनर्स्थापन करना है, तो फिर कैसे करेंगे। नदी जोड़ो परियोजना, देखिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नदी जोड़ो परियोजना की ताजा स्थिति बताते हुए कहा कि हिमालय क्षेत्र में शारदा यमुना और घाघरा यमुना लिंक को भारतीय क्षेत्र की संभावनाओं पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके अलावा अन्य जो 5 लिंक है, जिसमें कि यमुना राजस्थान, दामोदर गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा महानदी, चुनार सोन बैराज, फरक्का सुंदरवन का सर्वेक्षण और जांच पूरा हो चुका है।
इसके अलावा साबरमती राजस्थान साबरमती लिंक, सोन बांध दक्षिण में गंगा की सहायक नदियाँ, गंडक गंगा, कोसी घाघरा भारतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण और जांच काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मतलब इन क्षेत्रों में काम पड़ रहा है। कोसी मेची बहुत बार सुने होंगे, लिंक पूरा भाग नेपाल में पड़ता है, इसलिए इनके सर्वेक्षण का जांच नेपाल सरकार की सहमति से हो सकता है। और ये जरूरी भी है क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उत्तरी बिहार जो है एकदम डिस्टर्ब रहता है इससे। इसलिए कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक घाघरा, घाघरा यमुना और शारदा यमुना को जोड़ने नेपाल में कोसी के जल संग्रहण पर निर्भर करेगा। शेष दो परियोजनाएं मानस संकोच तिस्ता गंगा, जोगी घोपा तिस्ता फरक्का लिंक भूटान में मानस और संकोच नदियों पे जल संग्रह पर निर्भर करेगा। अब यहाँ देखिए लंबाई और क्षमता दिया है, इसको देख सकते हैं। कृष्णा पेन्नार, गोदावरी कृष्णा, पर्वत काली सिंधु चंबल, नागार्जुन सागर सोमशिला, केन बेतवा। इसमें अगर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी पता हो तो बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पूरा एक बार आप इसको देख सकते हैं। भारत में देखिए इसमें मैप में बताया गया है नदी जोड़ भारतीय जल परियोजना, नदी को जोड़ना कैसा कैसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक नदी इधर गोदावरी जा रही है अपनी, ठीक है, और इधर है कृष्णा। तो हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 कैनाल के माध्यम से हम यहाँ पे जोड़े। पोलावरम, जैसे पोलावरम यहीं पे है आपका, गोदावरी और कृष्णा, नागार्जुन सागर, पोचमपल्ली भी पढ़े थे अभी हम लोग। तो 2 नदी हैं और इन लंबी लंबी नदियों को भी जोड़ने का देखिए हमने प्रयास यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए कृष्णा से कावेरी, कृष्णा से कावेरी, इधर कावेरी जा रही है, इधर कृष्णा। तो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इधर नाम भी दिया हुआ है। जैसे कि 20 नंबर देखते हैं कृष्णा श्रीशैलम पेन्नार, ठीक है। 19 देखिए कृष्णा अलमट्टी पेन्नार, कृष्णा नागार्जुन सागर पेन्नार सोमशिला, ऐसे करके कहाँ कहाँ पे किया जा चुका है। दक्षिण भारत हो, प्रायद्वीपीय हो या हिमालय में भी इधर की नदियों को प्रयास किया गया है जोड़ने का। इसको देख सकते हैं मैप। मैदानी भागों में नहरी सिंचाई की अधिकता, चूँकि प्रायद्वीपीय पठार कठोर होते हैं और उनका कटाव आसानी से संभव नहीं है, इसलिए नहरों का निर्माण भी करना क्या है, खर्चीला कार्य है। तो पठारी भागों की नदियां सतत वाहिनी नहीं है, उन पर निर्मित बांधों में जल प्रवाह एक निश्चित मात्रा में बनाए रखना कठिन है। पठारी भागों में कृषि क्षेत्र का आकार छोटा है और साथ ही एक साथ बड़े उपजाऊ क्षेत्र नहीं मिलते हैं। यहाँ विभिन्न कृषि भूमियां असमान रूप से वितरित हैं। इस प्रकार नहरी सिंचाई में होने वाले निवेश के अनुरूप लाभ की प्राप्ति संभव नहीं है। यही कारण है कि पठारी भागों में नहरी सिंचाई का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। पठारी भागों में तालाब सिंचाई की अधिकता क्यों है, इसका कारण पूछ रहा था कि जब हमको ज्योग्राफी पता होता है ना तो हम इकोनॉमी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सी चीज़ क्यों हो रही है भाई, हम पठार में नहर नहीं खोद पाए, है ना, क्यों नहीं बना पाए, खर्चीला काम है भाई, वो ज़्यादा कठोर होता है, उसको उसका कटाव करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे तालाब डेवलप कर दिया। तो सिंचाई के लिए मैक्सिमम हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तालाबें मिलेंगी। साथ ही जो है ज्वालामुखी के कारण बने हुए कुछ कुछ प्राकृतिक गड्ढे भी होते हैं जो तालाब का कार्य करते हैं। सतह ठोस होने के कारण वहाँ पे तलीय रिसाव भी काफ़ी कम होता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में तालाब की सिंचाई अधिक प्रचलित है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले को तालाबों का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 25,000 तालाब है। देखिए कितने ज़्यादा तालाब हैं। भारत में भूमिगत जल स्तर के ह्रास का कारण क्या है भाई, क्यों नीचे जा रहा है, हमारा वाटर लेवल जो है नीचे क्यों जा रहा है। तो हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय बांध वगैरह जैसे बनाए गए, नहरी सिंचाई का तीव्र विकास हुआ, तो यह पाया गया कि कृषि विकास के लिए नहरी सिंचाई पर्याप्त नहीं है। फिर हमको कुआं भी चाहिए, नलकूप चाहिए, डीजल पंप सेट है, ये सब पे ध्यान देना है। तो इसके कारण वृहद स्तर पे इसमें भी सिंचाई का विस्तार हुआ। और जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कुआं, नलकूप, पंप सेटों का उपयोग, क्योंकि देखिए मिट्टी क्या है, वहाँ मिट्टी सॉफ्ट है, कुछ हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वाटर लेवल भी ऊपर होता है। तो इसलिए वहाँ पे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती संभव हो पाई। भूमिगत जल स्तर में काफ़ी तेज़ी से ह्रास हुआ। इसके जो है पर्यावरणीय पारिस्थितिक संकट अब देख रहे हैं हम उत्पन्न हो चुके हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है, इसके अंतर्गत 34 नदियों के संरक्षण की योजना है। 20 राज्य 160 शहरों तक ये विस्तृत है। नदी तट में क्या करना है, जैसे दूषित हो जाता है जल, गंगा यमुना जी का जैसे जल है दूषित हो गया तो उसको शोधित करना, फिर नदी तट विकास का कार्य करना, वृक्षारोपण करना, नदी की सफाई। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर नदियाँ शामिल नहीं, क्योंकि इनके लिए तो अलग से विकास किया गया, गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना। लेकिन केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और ऐतिहासिक नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, 2009 में गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया था। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया गया था। गंगा एक्शन प्लान, गंगा जी के बारे में कोई भी प्रश्न आता है हमको डिटेल से पुराने स्थिति से पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था, 1985 में क्या शुरू किया गया था, गंगा एक्शन प्लान। सफल नहीं हुआ कई कारणों से। भारत की जो धरोहर नदी है गंगा, देखा जाए आम जन के बीच में लोकप्रिय बना रहता है। इसे प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए जल के संयमित उपयोग को सुनिश्चित करना है।
फिर बाद में बैठक हुई, राष्ट्रीय गंगा मिशन आया, क्लीन गंगा मिशन 2020 तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नए क्लीन गंगा मिशन में 15,000 करोड़ रुपए के व्यय का भी अनुमान है, अभी भी चल रहा है। नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण अभियान राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। गंगा जी के जो सफाई एवं पुनरुद्धार के लिए विश्व के कई देशों के साथ समझौता भी किया गया है, जिसमें कि जर्मनी, नीदरलैंड, मतलब हम अपना तो खुद प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में देखिए जर्मनी, नीदरलैंड से उनके अनुभव का यूज़ करने के लिए विश्व बैंक तथा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने सफाई के लिए ऋण भी प्रदान किया। मतलब अजीब है ना, हमें अपनी नदी की सफाई करनी है, उसके लिए हमको ऋण लेना पड़ रहा है जापान से, विश्व बैंक से। देश की प्रथम नदी सूचना प्रणाली, तो केंद्र सरकार ने 2016 में गंगा नदी के 145 किलोमीटर लंबे मार्ग, मतलब हल्दिया से फरक्का पर भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य था कि हवाई यातायात नियंत्रण के समान जल मार्ग पर भी सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुविधा प्रदान की जाए। तो इसमें बस स्टेशन को हल्दिया, गार्डन रीच, घाट, त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमार, बलिया, फरक्का में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन क्या है? 2011 में देखते हैं, 6 अप्रैल 2011 को देश में जल संरक्षण के मुद्दे पर जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन की स्वीकृति। जल को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाले 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है ये। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमको पता है, कुछ ना कुछ हमको करना ही पड़ेगा। तो इसमें राष्ट्रीय जल मिशन भी उसमें से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? जल का संरक्षण, जल के अपव्यय को रोकना, जल संसाधन का विकास, जल संसाधन दिवस मनाना और राज्यों के बीच में जल के समान वितरण को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र में जल, एक पहले तो डाटाबेस तैयार करना होगा, फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना पड़ेगा, आम लोगों और राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा, सिर्फ स्टेट तो नहीं कर सकता, आम लोगों की सहभागिता आवश्यक है। जल के उपयोग की प्रभाव क्षमता को 20% तक बढ़ाना है और जल संचयन के लिए जलाशयों के स्तर को बढ़ावा देना। ये सब राष्ट्रीय जल मिशन के क्या हैं? उद्देश्य हैं। डाटा कलेक्ट करना, फिर आकलन करना है प्रभाव का, राज्यों को प्रोत्साहित करना है, आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है और जलाशयों को बढ़ावा देना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना बताया है, पाकिस्तान के ने जो है गुलाम कश्मीर मतलब कि पीओके में 700 मेगावाट की एक नई पनबिजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके लिए विदेश से कर्ज लिया। 2022 तक इसको पूरा करना था। आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलाम कश्मीर के सुधन नोटी जिले में झेलम नदी पर, देखिए हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। पीओके जो है किसी भी स्थिति में भारत इसको अपना हिस्सा कहता है, चाहे वो अक्साई चीन वाला हिस्सा हो या फिर आपका पीओके। तो पीओके को हम क्या कहते हैं? गुलाम कश्मीर, और वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे बनाया है आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, झेलम नदी पर शुरू की जाएगी और इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की इसकी दूरी है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लाया गया था। इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद को समाप्त करने और वर्तमान संस्थागत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में क्या किया गया? संशोधन कब किया गया? 2019 में लाया गया। एक न्यायाधीश रहेंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 नामी सदस्य रहेंगे और विवाद समाधान समिति के मध्य जो उत्पन्न जल विवाद है उसका समाधान 18 माह में किया जाएगा, ऐसा बनाया गया है। तो ये था हमारा बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड चैप्टर, जिसको हमने एक बार पूरी रीडिंग की, मैप देखा, मैप में इतने सारे डायग्राम देखे हैं, इसको हम चाहें तो देख करके और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एक रीडिंग कर लिया है, काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, बहुत सारी चीज़ें याद भी हो गई हैं। जब हम इसका वापस से रिवीजन करेंगे तो मैप देख के और बेसिक चीज़ें जो अंडरलाइन करेंगे उसको हम पढ़ते चले जाएंगे। तो काफ़ी बार प्रीलिम्स हो या मेंस हो या आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। कृषि हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहा है हर चीज़ के लिए, चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, आपको मेंस में लिखना है उसके लिए हो, तो बिना कृषि के तो कुछ संभव नहीं है और कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंचाई। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।